नमस्कार, मैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश घारू। हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट सेकंड में हम डिस्कस कर रहे थे विषम चक्रीय यौगिकों में पायरॉल की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो हमने उसके इलेक्ट्रॉन्स में ही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो फॉर्मिलीकरण हम आज डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला फॉर्मिलीकरण यानी कि फॉर्माइल ग्रुप जो है, CHO ग्रुप जो है, वो पायरॉल रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूट किस तरह से किया जा सकता है, इसको हम फॉर्मिलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो उसमें सबसे पहली अभिक्रिया हम गाटरमान अभिक्रिया डिस्कस करने जा रहे हैं। गाटरमान रिएक्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें पायरॉल की अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड तथा HCl से करवाते हैं और प्राप्त उत्पाद जो होता है उसका अम्लीय माध्यम में जलवघटन किया जाता है। पायरॉल की द्वितीय स्थिति पर फॉर्मिल समूह जो है वो प्रतिस्थापित हो जाता है। तो इसमें रिएक्शन को दर्शाया गया है। पायरॉल की रिएक्शन HCN तथा HCl के साथ में करवाई जाती है। जो प्रोडक्ट बनता है उसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस किया जाता है, जिससे सेकंड पोजीशन के ऊपर फॉर्माइल ग्रुप जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है। इसमें मैकेनिज्म यदि हम देखें तो सबसे पहले HCN तथा HCl की अभिक्रिया होती है, जिससे इम्यूनो कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। ये इम्यूनो कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन्स नहीं की भांति पायरॉल वलय पर आक्रमण करता है। प्राप्त इम्यूनो पायरॉल का अम्लीय माध्यम में जलवघटन करने पर जल अपघटन करने से फॉर्मिल पायरॉल प्राप्त होता है। फॉर्माइल पायरॉल का निर्माण हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले जो HCN तथा HCl है उसके बीच में रिएक्शन होती है, जिससे इम्यूनो कार्बोकैटायन बनता है जो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज्ड होता है। इम्यूनो कार्बोकैटायन में कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन जो है वो सेकंड पोजीशन के ऊपर अटैक करता है। अटैक से कार्बोकैटायन प्राप्त होता है, इंटरमीडिएट बनता है जो कि रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होता है। फाइनली जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन है उसमें से प्रोटॉन का एलिमिनेशन होता है, डीप्रोटोनेशन या विप्रोटोनीकरण होता है, जिससे जो उत्पाद प्राप्त होता है उसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस किया जाता है। अमोनिया का एलिमिनेशन होता है और आपको फॉर्मिल पायरॉल 2-फॉर्माइल पायरॉल प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से फॉर्माइल ग्रुप को या फॉर्मिल समूह को रिमर-टीमान अभिक्रिया के द्वारा भी हम पायरॉल की सेकंड पोजीशन के ऊपर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इसमें पायरॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा QS से करवाते हैं, जिससे फॉर्मिल पायरॉल तथा 3-क्लोरोपिरिडीन का निर्माण होता है। तो इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। यहाँ पे जो साइड प्रोडक्ट बनता है 3-क्लोरोपिरिडीन, तो उसका एक जो फॉर्मेशन है वो हम मैकेनिज्म के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्रियाविधि में आप देखेंगे कि सबसे पहले हम जानते हैं कि रिमर-टीमान रिएक्शन में KOH तथा क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन होती है, जिससे डाइक्लोरोकार्बिन इंटरमीडिएट बनता है। तो ये जो डाइक्लोरोकार्बिन इंटरमीडिएट है, अब ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल सेकंड पोजीशन के ऊपर अटैक करता है। अटैक करने के बाद में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगा और रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन के बाद में जो डीप्रोटोनेशन हो रहा है, ये जो डीप्रोटोनेशन का पाथवे है वो हम आसानी से यहाँ पे डीप्रोटोनेशन का जो पाथवे है उसके थ्रू हम 3-क्लोरोपिरिडीन के फॉर्मेशन को तथा 2-फॉर्माइल पायरॉल के फॉर्मेशन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पहला पाथवे जो है वो हम डिस्कस करते हैं कि डीप्रोटोनेशन किस तरह से हो रहा है। तो ये जो फर्स्ट पाथ है, इस फर्स्ट पाथ में अब आपका ये जो कार्बन है डाइक्लोरोकार्बिन का, ये कार्बन जो है वो अब ऊपर यानी कि 3rd नंबर के कार्बन के ऊपर अटैक करता है, जिससे कि साइक्लिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन या कहें कि बाईसाइक्लिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। अब इस बाईसाइक्लिक प्रोडक्ट में अब किस तरह से, जैसे यहाँ पे जो डीप्रोटोनेशन हो रहा है फर्स्ट पार्ट पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं, या 3-क्लोरोपिरिडीन फॉर्मेशन जो कर रहे हैं, उसमें आप देखेंगे कि जो प्रोटॉन का एलिमिनेशन हो रहा है, यहाँ पे मैंने रेड पेन से जिस हाइड्रोजन को सेकंड लिखा है, यानी कि यहाँ पे नाइट्रोजन से अटैच जो हाइड्रोजन है दैट विल एलिमिनेटेड एज प्रोटॉन।
तो इस कारण से आपको एक बाइसाइक्लिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। और अब जो रिंग का, पायरोल रिंग का जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो डिसोशिएट होगा टू एक्सटेंड द रिंग। वो रिंग में अभिवृद्धि करना है, उसको 5 मेंबर रिंग से 6 मेंबर रिंग के अंदर कन्वर्ट होना है। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड, या अपन कहें कि C2 तथा C3 कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो डिसोशिएट होगा, और इसके साथ ही एक Cl जो है वो क्लोराइड के फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएगा। इस तरह से 3-क्लोरोपिरिडीन प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होगा। जो दूसरा पाथवे है यदि हम उसको देखें तो सेकंड पाथवे के अंदर आप देख रहे हैं कि जो सेकंड कार्बन के साथ में जो हाइड्रोजन जुड़ा है वो प्रोटॉन के रूप में एलिमिनेट हो रहा है, और यहाँ पे एलिमिनेशन के द्वारा CHCl2 ग्रुप जो है सेकंड पोजीशन के ऊपर सब्स्टिट्यूट होता है। इसका जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो 2KCl एलिमिनेट हो जाएगा, और एक ही कार्बन पे 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। अब एक ही कार्बन पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप स्टेबल नहीं रहते, वाटर के मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो जाएगा, और विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आपको 2 फॉर्मल पायरोल प्रोडक्ट के रूप में रिमर-टिमान रिएक्शन के द्वारा प्राप्त हो जाता है। तो हम आसानी से इस अभिक्रिया को एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ 2 फॉर्मल पायरोल एंड फॉर्मेशन ऑफ 3-क्लोरोपिरिडीन कैन ईजिली बी एक्सप्लेन्ड। नेक्स्ट रिएक्शन हम बात करते हैं विल्स-मेयर-हॉक रिएक्शन। विल्स-मेयर-हॉक अभिक्रिया यदि हम डिस्कस करें तो यहाँ पायरोल की अभिक्रिया NN डाइमिथाइल फॉर्माइड के साथ में करवाई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड के साथ में, तथा NN डाइमिथाइल फॉर्माइड के प्रेजेंस में पायरोल की रिएक्शन होगी, और यहाँ पे 2 फॉर्माइल पायरोल जो है वो प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होगा, और सेकेंडरी अमीन एलिमिनेट हो जाती है। तो इस रिएक्शन में हम देखेंगे मैकेनिज़्म। तो मैकेनिज़्म वाला पार्ट यदि हम देखें तो फर्स्ट स्टेप यदि हमें यहाँ पे एलोबरेट करना चाहता हूँ तो फर्स्ट पोजीशन में आप देखेंगे कि POCl3 के ऊपर जो NN डाइमिथाइल फॉर्माइड का जो ऑक्सीजन है वो फॉस्फोरस के ऊपर अटैक करता है। नाइट्रोजन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डबल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट होता है, और डबल बॉन्ड जो है दैट विल अटैक ऑन फॉस्फोरस ऑफ POCl3। यहाँ पे अब ये जो प्रोडक्ट बन रहा है इस प्रोडक्ट के अंदर अगेन Cl जो है यहाँ पे in situ Cl यानी कि क्लोराइड का एलिमिनेशन हो रहा है, in situ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे हो रही है। तो ये क्लोराइड जो है यहाँ पे अटैक अब वापस करता है कार्बन के ऊपर, और बॉन्ड जो है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो डिसोशिएट हो जाता है, और आपको इंटरमीडिएट मिलता है। दिस इंटरमीडिएट इज स्टेबलाइज थ्रू रेजोनेंस, वो अनुनाद के द्वारा स्थायित्व को प्राप्त करता है, और अनुनाद द्वारा स्थायीकृत कार्बोकेटायन अब इलेक्ट्रोफाइल की तरह इलेक्ट्रॉन्स नहीं की भांति पायरोल की सेकंड पोजीशन के ऊपर आक्रमण करता है। इस तरह से अब ये अगेन यहाँ पर आपको जो कार्बोकेटायन मिला या इंटरमीडिएट बना वो रेजोनेंस के थ्रू वापस स्टेबलाइज हो जाता है। फाइनल स्टेप में इस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इंटरमीडिएट का विप्रोटोनीकरण होता है। विप्रोटोनीकरण के द्वारा आपको एक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट प्राप्त होता है, और इस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट के अंदर आप देखेंगे कि फर्दर यहाँ पे Cl भी क्लोराइड के रूप में एलिमिनेट होने जा रहा है। कार्बन नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डबल बॉन्ड के अंदर यहाँ पे आएगा, और Cl जो है वो क्लोराइड के रूप में एलिमिनेट यहाँ पर हो जा रहा है। तो अब आपका जो प्रोडक्ट बना, अब इसमें आप हाइड्रोलिसिस जब किया जाता है तो हाइड्रोलिसिस अम्लीय माध्यम में होगा, और अम्लीय माध्यम में हाइड्रोलिसिस या जल अपघटन के द्वारा 2 फॉर्मल पायरोल प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो जाता है। इस तरह से आप देखते हैं कि जो विल्स-मेयर-हॉक रिएक्शन है इसके थ्रू आप फॉर्माइलेशन या फॉर्मिलीकरण क्रिया जो है वो अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हम करते हैं कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन या कार्बोक्सिलीकरण के अंदर जो सेकंड पोजीशन है वहाँ पर कार्बोक्सी समूह COOH समूह जो है प्रतिस्थापित हो जाता है।
तो इसमें सबसे पहली अभिक्रिया जो है वो हम कॉल्बे अभिक्रिया देखेंगे, और कॉल्बे अभिक्रिया में पायरॉल को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में गर्म करते हैं, जिससे कार्बोक्सी पायरॉल प्राप्त हो जाता है। ये सेकंड पोजीशन के ऊपर कार्बोक्सी समूह का प्रतिस्थापन होता है। तो ये रिएक्शन दोनों के बीच में जो अभिक्रिया 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर करवाई जाती है, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं की बात ये आक्रमण करती है सेकंड पोजीशन पे, जिससे इंटरमीडिएट जो बनता है वो अनुनाद के द्वारा स्थायीकृत होता है, और फाइनली विप्रोटोनीकरण के द्वारा कार्बोक्सी 2 कार्बोक्सी पायरॉल प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन हम बात करते हैं रिमर टिमान अभिक्रिया के द्वारा कार्बोक्सिलिक समूह को हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं सेकंड पोजीशन पे। तो इसमें भी अभिक्रिया जो है पायरॉल की अभिक्रिया CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड के, वहाँ पे क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई थी, यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में KOH के साथ में करवाई जाती है, जिससे 2 कार्बोक्सी पायरॉल उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन हम बात करते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। पायरॉल की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराने पर एल्केन तथा पायरॉल ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक प्राप्त होता है, जो इस अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड, जिसकी अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से कराने पर N एल्किल पायरॉल का निर्माण होता है, या मार्टियस हॉफमैन पुनर्विन्यास कहलाता है। यह अभिक्रिया मार्टियस हॉफमैन पुनर्विन्यास अभिक्रिया कहलाती है, और इस अभिक्रिया के द्वारा 2 एल्किल पायरॉल में परिवर्तित हो जाता है। तो इसमें यहाँ पे देखेंगे कि मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ में जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो पायरॉल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के रूप में प्राप्त होता है। इसकी अभिक्रिया जब हम करवाते हैं CS3Br के साथ में, तो CS3Br के साथ में जब रिएक्शन करवाई जाती है तो मिथाइल ग्रुप जो है नाइट्रोजन के ऊपर सब्स्टिट्यूट होगा, फिर यहाँ पे पुनर्विन्यास 1,2 मिथाइल शिफ्ट यहाँ पर होगी, और इसके थ्रू आपको 2 मिथाइल पायरॉल प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन हम करते हैं माणिक अभिक्रिया, जो कि एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, और इस अभिक्रिया के द्वारा जो है हम CH2NCH3 समूह जो है वो सेकंड पोजीशन के ऊपर हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। NN डायमेथिल मैथेन पायरॉल, ये जो है वो एक माणिक क्षार कहलाता है, माणिक बेस ये कहलाता है। तो इस अभिक्रिया में क्या जाता है, पायरॉल की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड की उपस्थिति में प्राथमिक अथवा द्वितीयक एमीन से करवाने पर माणिक क्षार का निर्माण होता है। ये माणिक बेस भी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो अभिक्रिया यहाँ पर दर्शाई गई है। यहाँ पर माणिक बेस या माणिक क्षार जो है वो क्या है, NN डायमेथिल मैथेन पायरॉल का निर्माण यहाँ पर होता है। माणिक क्षार का क्षारीय माध्यम में जलघटन करने पर हाइड्रोक्सी मैथिल पायरॉल का निर्माण होता है, हाइड्रोक्सी मैथिल पायरॉल प्राप्त हो जाता है। तो ये रिएक्शन जो है वो दर्शाई गई है। इसका बहुत आसानी से जो है इसकी मैकेनिज्म के साथ में हम आगे फिर डिस्कस इसको करेंगे। एजो युग्मन अभिक्रिया, पायरॉल की अभिक्रिया एथेनॉल तथा सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में डाई एजोनियम क्लोराइड से कराने पर डाई एजो पायरॉल का निर्माण होता है। तो यहाँ पे पायरॉल की अभिक्रिया जो है सोडियम एसीटेट इथेनॉल की प्रेजेंस में डाइएजोनियम सॉल्ट के साथ में या डाइएजोनियम लवण के साथ में करवाई जाती है, जिससे डाइएजोपायरॉल कंपाउंड का निर्माण होता है। डाई के फॉर्म में ये कंपाउंड हमको प्राप्त हो जाता है। पायरॉल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा इथेनॉल की उपस्थिति में डाइएजो क्लोराइड से कराने पर बिस डाई पायरॉल का निर्माण हो जाता है। सोडियम एसीटेट की जगह पर यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ में लिया जाए तो उस कंडीशन के अंदर बिस डाईएथेन पायरॉल का बिस डाइएजोपायरॉल का निर्माण हो जाता है। तो बिस डाइएजोपायरॉल भी जो है वो केवल रिएजेंट को चेंज करके आप प्राप्त कर सकते हैं। संघनन अभिक्रिया कंडेंसेशन रिएक्शन, पायरॉल को सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में गर्म करने पर, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में पायरॉल को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ गर्म करते हैं। संघनन अभिक्रिया द्वारा डाई पायरॉल मैथेन का निर्माण हो जाता है। डाई
पायरॉल मेथेन का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड के स्थान पर यदि एसीटोन ले लें तो चक्रीय उत्पाद प्राप्त होता है, साइक्लिक प्रोडक्ट यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। इस अभिक्रिया में अम्ल के स्थान पर क्षार को प्रयुक्त करने पर 2 हाइड्रोक्सी मेथिल पायरॉल का निर्माण होता है। यदि अम्ल के स्थान पर क्षार यूज में ले ले तो 2 हाइड्रोक्सी मेथिल पायरॉल प्राप्त हो जाता है। हॉफमैन पूर्ण मैथिलीकरण अभिक्रिया, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस